आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। पूरे लेक्चर के हर एक पॉइंट को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। इनका जो शासन काल था वो 1153 से 1163 ईस्वी तक था। इन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी और ये एक चौहान शासक थे। ठीक है, और इनकी जो लड़ाई हुई थी वो तोमर शासकों से हुई थी, जहां पर तोमर शासक हार गए थे और दिल्ली पर इनकी विजय हुई थी। विग्रहराज चतुर्थ जो हैं, इन्होंने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, इन 3 उपाधियों को धारण किया था। इसके अलावा इनके समय पर एक रचयिता थे जयानक, जिन्होंने कवि बांधव नाम की रचना की थी। और सोमदेव ने कहा था विद्वानों में सर्वप्रथम, इसको विग्रहराज चतुर्थ को सोमदेव ने कहा था कि वो विद्वानों में क्या है, सर्वप्रथम है। ठीक है, और एक रचना है सोमदेव की जिसका नाम है ललित विग्रहराज। ये 3 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, 3 नहीं 2 रचनाएं ध्यान रखनी है। एक जयानक की कवि बांधव और दूसरी सोमदेव की रचना ललित विग्रह। यही 2 रचनाएं हैं जहां से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले हमको 5 पॉइंट क्या याद रखने हैं कि विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनका शासनकाल 1153 से 63 तक था। दिल्ली पर विजय की किसको हराकर, तोमर शासकों को हराकर। परमेश्वरम, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधियां इनको मिली। और ये सारी चीजें हमें पता कहाँ से चलती हैं, तो उसके लिए पहली रचना है कवि बांधव, जो कि जयानक ने लिखी है, और दूसरी रचना है ललित विग्रहराज, जो कि किसने लिखी है, सोमदेव ने लिखी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा नाम आता है वो है पृथ्वीराज तृतीय का, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान था कौन। उसमें ऑप्शन दे देते हैं आपको, पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो जो पृथ्वीराज तृतीय है उसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ, अजमेर का शासक था। कहाँ का शासक था, अजमेर का शासक था। और इसका शासन काल 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक था। इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, तो जो हमीर महाकाव्य है ना, हमीर महाकाव्य में जो चौहान है, यानी कि ये जो पूरा चौहान वंश है, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, उनको सूर्यवंशी कहा गया है। क्योंकि चौहान से आपको एक शब्द याद रखना है जिसका नाम है चाहमान। ठीक है, कहा जाता है कि जो चाहमान है वो सूर्य का पुत्र था, और इसी चाहमान के ये लोग वंशज हैं, इसलिए इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। ठीक है, और जो चाहमान थे वो अग्निकुलों के 4 अग्निकुलों में से एक थे। ठीक, पृथ्वीराज के बारे में आपको और क्या याद रखना है कि इन्होंने 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा, जिसमें आपको पता है कि मोहम्मद गोरी हार गया था। इसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज विजय ये एक रचना है जो कि किसने लिखी है, जयानक ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या आता है, आगे हम ध्यान देते हैं पाल वंश पे। ठीक है, तो पाल वंश पे आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। जैसे पाल वंश का सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है गोपाल। ठीक है, गोपाल कौन है, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पहला नाम आपको कौन सा याद रखना है, गोपाल। गोपाल के बारे में क्या देखते हैं, गोपाल ने ओदंतपुर या उदनापुर, जो कि कहाँ है, आज के बिहार में है, यहाँ पर एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन उठा है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला चीज याद रखेंगे आप कि ओदंतपुर या उदनापुर में शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। गोपाल कौन था, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ठीक, अब धर्मपाल जो है वो गोपाल के बाद दूसरा राजा होता है। धर्मपाल का एक अभिलेख मिलता है जिसको हम खालीमपुर अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख में ये लिखा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए, मत्स्य न्याय होता है एकदम क्रूरता का न्याय, है ना। तो जो मत्स्य न्याय है उस प्रकार के न्याय से छुटकारा पाने के लिए जो प्रकृतियां थी, प्रकृतियों मतलब वहां पर प्रकृतियों का मतलब हुआ सामान्य जनता, जो नेचुरल रूप से रहती है। तो सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई, है ना। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये किसके बारे में कहा गया, तो ये गोपाल के बारे में कहा गया। इसके अलावा गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण भी कराया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको गोपाल
से याद रखनी है। पहली चीज कि वो पाल वंश का संस्थापक था, बिहार के उदनापुर में एक शिक्षा केंद्र खोला था उसने, और धर्मपाल के खालीमपुर अभिलेख में मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई, ये स्टेटमेंट मिलता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, इसके अलावा इन्होंने नालंदा में एक विहार का निर्माण कराया। ये इतनी चीजें आपको गोपाल से याद रखनी है। दूसरा जो शासक है धर्मपाल, धर्मपाल का जो शासनकाल है वो 770 से 810 ईस्वी तक रहा। ठीक है, लगभग कितने 40 साल तक इनका शासन रहा। इनको उत्साहित बौद्ध कहा जाता था, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, तो उत्साहित बौद्ध, और इनको साथ में परम सौगात की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन बनता है कि परम सौगात की उपाधि किसे दी गई थी, तो धर्मपाल को दी गई थी। अब यहाँ पर धर्म की बात आई है तो धर्म से आप क्या याद रखेंगे कि इन्होंने दो जगह पर, एक तुम्हारा हो गया विक्रमशिला जो कि कहाँ बिहार के साइड पड़ता है, दूसरा सोमपुरी जो बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना कराई थी। कहाँ कहाँ पर, एक विक्रमशिला पर और दूसरा सोमपुरी में। ठीक है, और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसको बख्तियार खिलजी ने क्या करा दिया था, नष्ट करा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बख्तियार खिलजी ने जिस विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो धर्मपाल ने की थी। ठीक, अब ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नालंदा का जो है इनके समय तक पतन हो चुका था, और नालंदा के बाद जो है विक्रमशिला एक प्रमुख विश्वविद्यालय था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या करा दिया था, नष्ट करा दिया था। ये कहाँ पर था, तो ये बिहार के जो भागलपुर जिला है वहां पर बना हुआ था। अब जो तीसरा शासक है उसकी बात करते हैं, तो उसका नाम है देवपाल, जो कि 810 से लेकर 850 ईस्वी तक रहा। लगभग इसने भी 40 साल तक शासन किया। ठीक, ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध मतानुयायी था, और इसने जो संबंध, जैसे ये भारत है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जावा सुमात्रा का जो आइलैंड है वो आपको पता है। तो जावा सुमात्रा के जो शासक थे वो थे शैलेंद्री वंश के शासक बालपुत्र देव। कौन था यहाँ पर शासन, कौन कर रहा था, बालपुत्र देव शासन कर रहा था। और ये जो बालपुत्र देव था ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और नालंदा में बिहार की स्थापना करना चाहता था। तो इसके लिए इसने देवपाल से क्या करी थी, एक रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट के लिए देवपाल ने 5 गांव जो हैं वो इनको दे दिए थे, किस लिए, बौद्ध विहार बनवाने के लिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सुमात्रा जावा से संबंध किसके थे, तो देवपाल के थे। ठीक है, वहां का शासक कौन था, बालपुत्र देव था, और उसी के अनुरोध में नालंदा के 5 गांव जो है वो बौद्ध विहार बनवाने के लिए दान दे दिए गए थे। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, और आगे जो हमारा अगला नाम आता है वो आता है कौन, गोविंद चंद्र गहड़वाल का। गोविंद चंद्र गहड़वाल की पत्नी जो थी कुमार देवी, पहला नाम आपको ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरा नाम आपको याद रखना है इनके मंत्री का, जिनका नाम था लक्ष्मीधर। तो जो कुमार देवी थी ये बौद्ध अनुयायी थी, इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। किसका, धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण किसने कराया था, तो कुमार देवी ने कराया था। और इनके जो मंत्री थे लक्ष्मीधर, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कृत कल्प तर्क। ठीक है, इस ग्रंथ में 24 अध्याय थे। तो लक्ष्मीधर की एक रचना है जिसका क्या नाम है, कृत कल्प तर्क, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से वंश की है, तो गढ़वाल वंश की है। गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, जयचंद्र था। बस इससे आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं आल्हा उदल की। आल्हा तो आपने अगर कहीं गांव में रहते होंगे तो आपने सुना होगा। ठीक है, काफी वीरता पूर्वक लिखा गया है आल्हा उदल। ठीक, तो आल्हा उदल थे कौन और उनसे संबंधित क्या इतिहास है वो जानते हैं। तो आल्हा उदल जो थे वो यूपी के महोबा से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से संबंध रखते थे, महोबा से। और ये परम आद्र देव, ठीक है, क्या नाम था, परमाद्र देव या परमल, ये जो राजा थे उनके ये दोनों लोग क्या थे, सेनापति थे, जो कि 1165 से 1203 ईस्वी तक राजा रहे। अब ये जो आल्हा उदल थे ये चंदेल शासक थे, यानी कि ये जो परमाद्र देव थे ये चंदेल शासक थे, और ये जो शासक थे इन्हीं के सेनापति थे आल्हा और उदल।
तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जब इनका युद्ध हुआ तो ये युद्ध हार गए और युद्ध में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। 1182 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो इसी युद्ध का वर्णन जो है दो रचनाओं में मिलता है। पहली रचना है जो चंद्रबरदाई ने लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और दूसरी जगनिक की रचना है जिसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो में ही एक खंड है जिसका नाम है आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड बहुत वीरता पूर्वक लिखा गया है और आल्हा और ऊदल के ऊपर ये पूरी रचना लिखी गई है। अब आपको पता है कि ये चंदेल शासक हैं, तो चंदेल वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम होता है नन्नुक। क्या नाम होता है? नन्नुक नाम होता है। और इसका जो पौत्र होता है उसका नाम है जयशक्त। क्या नाम है? इसके पौत्र का नाम होता है जयशक्त, या इसी को हम जेजाक या जेजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जयशक्त, जेजाक या जेजा। जैसे जो बुंदेलखंड का एरिया है ना, जिसका आज के समय पे नाम बुंदेलखंड है, जैसे ये हमारा मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, ये नीचे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तो ये जो बीच का एरिया है इसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड का जो पुराना नाम हुआ करता था वो नाम था जेजाक भुक्ति। वो जेजाक भुक्ति जो नाम था वो इसी के नाम पे पड़ा था। ये जो जेजा, जेजाक या जयशक्ति जिसका नाम था, जो राजा था वो नन्नुक का पौत्र था। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये जो है इसका नाम पड़ा था जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? कि आल्हा उदल कहाँ से संबंधित थे? महोबा से। युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध में ये मारे गए थे। इनकी जो वीरता है उसकी कहानियां चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और जगनिक की परमाल रासो में मिलती हैं। परमाल रासो का ही एक भाग है आल्हा खंड। ठीक है, और इस चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। नन्नुक का पौत्र था जयशक्ति, जेजाक या जेजा। इसी के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया था। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, कुछ पॉइंट वाइज डिटेल है कि खजुराहो लेख में हर्ष, जो हर्षवर्धन था, उसको परम भट्टारक की उपाधि दी गई है, ये उसमें लिखा मिला है। इसके अलावा जो महाराज धंग है, ठीक है, महाराज धंग हैं, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, और ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रयाग में आकर गंगा में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ये काफी इंपॉर्टेंट वंश है, कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पूरे लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही वंश है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक होता है वो नाग भट्ट प्रथम होता है, परंतु जो वास्तविक संस्थापक इसका माना जाता है वो वत्सराज को माना जाता है। किसको माना जाता है? वत्सराज को माना जाता है। नाग भट्ट प्रथम का जो कार्यकाल है वो 730 से लेकर 756 ईस्वी तक रहा। इसके अलावा जो दूसरा शासक है वो नाग भट्ट द्वितीय है। इसके बारे में सिर्फ उपाधि की बात की गई है। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, इसका नाम था परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, कौन सी उपाधि है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश की जब भी बात होगी, इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था मिहिर भोज। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे, मिहिर भोज से। मिहिर भोज जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि मिहिर भोज जो था वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था, और इसने जो उपाधियां ग्रहण की थी वो उपाधियां थी आदिवराह। कौन कौन सी? आदिवराह और प्रभास। ठीक है, ये दो उपाधियां इन्होंने ग्रहण की थी। अब इसके बाद जो आता है वो महेंद्रपाल प्रथम आते हैं, जो मिहिर भोज के बाद के राजा हैं। वो भी 1885 से 910 ईस्वी तक शासन करते हैं, और जो राजधानी थी इनकी, ठीक है, पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी, तो वो कन्नौज थी। इतनी चीजें आपको याद रखनी हो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। अगर वास्तविक लगा के पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप आंसर देंगे वत्सराज। ठीक है, इसमें दूसरा कौन था? नागभट्ट द्वितीय था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, जो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इसने आदि वराह और प्रभास की उपाधियां धारण की थी। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगली बात आती है हेमचंद्र की। ठीक है, हेमचंद्र, और हेमचंद्र से जुड़ा हुआ है सोलंकी वंश। हेमचंद्र का नाम क्यों आता है? क्योंकि जब सोलंकी वंश के राजा जयसिंह सिद्धिराज थे
उस समय हेमचंद्र का नाम काफी ज्यादा चर्चित हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम आता है। हेमचंद्र जो हैं वो सोलंकी वंश के राजा जयसिंह सिद्धिराज के दरबार में रहते थे, और जो इनकी राजधानी थी, ठीक है, जो सोलंकी वंश की राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। क्या नाम था उसका? अनहिलवाड़। ठीक है, सोलंकी। अब यहाँ पर क्या है, जयसिंह सिद्धिराज जो 1093 से 1143 के समय इनका शासन था, और इसी के समय इन्होंने प्रमुखता प्राप्त की थी। तो जो हमारा सोलंकी वंश है इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन है? मूलराज प्रथम है। और यहाँ पर जो कुमारपाल थे, यानी कि जयसिंह सिद्धिराज के बाद जो राजा बनते हैं वो होते हैं कुमारपाल, और ये हेमचंद्र जो हैं इन्हीं के सलाहकार थे। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे, तो आपको आंसर करना है कुमारपाल। ठीक है, भले ही ऑप्शन में जयसिंह सिद्धिराज भी दिया हो, तब भी आपको आंसर कुमारपाल ही लगाना है। इसके बाद आता है काफी इंपॉर्टेंट वंश जिसका नाम है सेन वंश। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेन वंश जो है इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। और आदि पुरुष इनका, यानी कि जो सबसे पहला शासक था उसका नाम था वीरसेन। क्या नाम था? वीरसेन। और दूसरा जो शासक है बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन की भी आपको उपाधियां ही ध्यान रखनी है। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, निःशंक शंकर, इन सारी उपाधियों को धारण किया है। और इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है दान सागर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि बल्लाल सेन का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? दान सागर है। बल्लाल सेन कौन से वंश से बिलोंग करता है? तो वो है सेन वंश। इसके बाद जो तीसरा शासक है वो है लक्ष्मण सेन। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने क्या किया था? एक लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश में आपको क्या 3 नाम याद रखने हैं? पहला वीर सेन, दूसरा बल्लाल सेन, और तीसरा लक्ष्मण सेन, यानी कि VBL। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब आगे हम बात करते हैं। आगे कुछ ऐसे रचनाकार हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं जो मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध थे। तो उनका नाम है, पहले है विज्ञानेश्वर, दूसरा नाम है हिमाद्री, तीसरा नाम है जिमूतवाहन। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे, यानी कि नियम कानून को बनाने वाले लोग थे। विज्ञानेश्वर की जो रचना मिलती है वो मिताक्षर मिलती है। ये याज्ञवल्क ग्रंथ पर क्या है? एक टीका है जो कि इन्होंने लिखा है। जिमूतवाहन की जो रचना है उसका नाम है दायभाग। और ऐसे ही हिमाद्री की जो रचना है वो आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय, कौन सा? अष्टांग हृदय पर इन्होंने टीका लिखा है। इसके अलावा चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 नाम याद रखने हैं, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूतवाहन। ठीक है, जिमूतवाहन ने कौन सी रचना लिखी है? दायभाग रचना लिखी है। हिमाद्री ने हृदय से संबंधित रचना लिखी है, कौन सी? अष्टांग हृदय पर टीका लिखा है इन्होंने। ठीक है, किस पर? अष्टांग हृदय पर टीका लिखा है। और विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षर लिखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। आगे नाम आता है राजशेखर का। ठीक है, राजशेखर का। राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महीपाल के दरबार में रहते थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, विद्ध साल भंजिका, भुवन कोश और हर विलास। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है कि एक जगह आपको पता है कि भारत में है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के जो शासक हैं वो कौन है? जयसिंह सिद्धिराज। ठीक है, क्या नाम है? जयसिंह सिद्धिराज। इनको धर्म सहिष्णु कहा जाता है, यानी कि इनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज्यादा थी। मोहम्मद औफी जो एक मुस्लिम राइटर थे, उनके लेखों में मिला है कि खंभात में कुछ मस्जिदों के लिए उसने 1 लाख मुद्राएं या बालून जो है वो दान में दिए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है परमार शासक। ठीक है, कौन सा? परमार शासक। परमार शासक की स्थापना, यानी कि जो परमार वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने की थी या कृष्णराज ने की थी, दोनों इन्हीं के नाम है। ठीक है, अब इसमें जो मेन नाम आपको याद रखना है वो नाम है पहला वाक्यपति मुंज का, जिन्होंने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। वाक्यपति मुंज जो है इन्होंने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी।
अमोघ वर्ष की एक तो इन्होंने उपाधि धारण की थी। आपको एक चीज और याद रखना है कि अमोघ वर्ष एक ऐसा राजा भी था जो जिसका जन्म जो है वो रणभूमि में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था अमोघ वर्ष। जब उधर से युद्ध से लेके आ रहे थे तो छावनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये उपाधि है तो ये अमोघ वर्ष अलग है। इसके बाद वाक्यपति मुंज का जो छोटा भाई था उसका नाम था सिंधुराज। उसने कुमार नारायण नव शाह सांक की उपाधि उसने धारण की थी। अब परमार शासक में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है राजा भोज का। देखो मिहिर भोज और राजा भोज दोनों अलग अलग लोग हैं। मिहिर भोज जो हमने पढ़ा था वो गुर्जर प्रतिहार शासक था। राजा भोज जो हम पढ़ रहे हैं वो परमार शासक है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राजा भोज जो है वो कौन सा शासक है? परमार वंश का शासक है। इसने धार जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, राजधानी से शासन किया था। सबसे पहले इनकी राजधानी भी कहाँ हुआ करती थी? कन्नौज में हुआ करती थी, जिसको ट्रांसफर कर दिया गया था धार में, और धार से ही राजा भोज ने फिर शासन किया था। तो क्या लिखा है कि परमारों की पहली राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी, सॉरी कन्नौज बता दिया गलती से, ठीक है। पहले राजधानी मध्य प्रदेश में ही कहाँ थी? उज्जैन थी, और बाद में इसको कहाँ? धार में स्थानांतरित कर दिया गया। मुझे कन्नौज ऊपर वाली याद आ गई, ठीक है, गलती हो गई। अभी क्या है कि कृत्रिम वैज्ञानिक, अब ये जो राजा भोज थे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उसका नाम है समरांग सूत्राधार। क्या नाम है? समरांग सूत्राधार, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर रचना ये लिखी गई है। अब जो राजा भोज हैं उन्होंने चित्तौड़ आपको पता है राजस्थान में पड़ता है, वहां पर त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। किसने? राजा भोज ने, ठीक है। अब ये जो समरांग सूत्राधार इनकी रचना है, इसमें 83 अध्याय हैं। ये वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। वास्तुशास्त्र का मतलब आर्किटेक्चर के घर में कौन सी चीजें कहाँ बनानी चाहिए। और इसका जो 31वां अध्याय है, ठीक है, उसमें यंत्र विधान है, यानी कि उसमें अनेक बहुत सारे यंत्रों का वर्णन किया गया है कि कौन सा यंत्र कैसे बनाया गया, कैसे निर्माण हो उसका, इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, सिद्धांत संग्रह, प्राकृत व्याकरण, योग सूत्र वृत्ति, क्रम शतक, राजमर्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतर, चारुचर्या। ये रचनाएं हालांकि पूछी नहीं गई हैं, लेकिन एक बार आप ध्यान रखें। इन्होंने भोजशाला का निर्माण भी कराया था राजा भोज ने, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर से धार जिले में है, जो कि इनकी राजधानी थी। भोजशाला मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि इस मंदिर में मूर्ति किसकी थी, तो यहाँ पर मूर्ति जो थी वो वाग देवी की मूर्ति थी, अर्थात भगवती सरस्वती देवी की मूर्ति थी, जो यहाँ पर अधिष्ठाती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्थापित है। अब इस समय जो प्रेजेंट टाइम में ये जो मंदिर है हमारा, वो कमाल मौला मस्जिद परिसर के भीतर है, यानी कि ये अगर पूरा एरिया मस्जिद का है तो यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गोड वहो, ये एक रचना है जो कि वाकपति ने लिखी है, जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि थे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब नरपति नाल ने बीशल देव रासो लिखा है, शारंगधर ने हमीर रासो लिखा है, और अभी हमने बताया था चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। नरपति नाल, बीशल देव, सारंगधर हमीर, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो। अब जो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली आपको पता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे है दिल्ली। तो दिल्ली जो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो तोमर वंश थे, है ना, तोमर वंश के जो शासक थे उन्होंने 8वीं शताब्दी में, उनके जो राजा थे अनंगपाल, ठीक है, तोमर वंश के राजा कौन थे? अनंगपाल। इन्होंने दिलिका यानी कि दिल्ली, इसका नाम रखा था दिलिका, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने की थी, और बाद में चौहान शासकों ने इसको जीत लिया था। तो ये जो दिलिका है वही आज के टाइम की क्या है? दिल्ली है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे हमने कहा था कि गुर्जर प्रतिहार शासक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ सीरियल है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीरीज में लगाओ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले है वत्सराज जो 775 से 800 तक रहे, फिर नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 तक, फिर महेंद्र पाल प्रथम, फिर महीपाल, फिर देवपाल। और इनसे पहले अगर आप लगाएंगे तो किसका नाम आ जाएगा? नाग भट्ट प्रथम का, ठीक है।
तो इनको संस्थापक माना जाता है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कुछ राजा हैं जिनका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना होगा। यशोवर्मा, धंग, विद्याधर और कीर्तिवर्मा, इनका टाइम पीरियड आप एक बार देख लेंगे। अब बात करते हैं जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आपको पता है बिहार के भागलपुर में बनाया था, धर्मपाल ने बनवाया था, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी, तंत्रयान शाखा थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, ब्रजयान। इसका सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन, इन सब की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, ठीक है। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश आपको पता है कि इस एरिया में जो है पाल वंश का शासन था। पल्लव शासक जो थे वो नंदीवर्मन थे। अब पाल वंश का शासक गोपाल, ये पहला नाम, और पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन, ये दूसरा नाम। ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो ऐसे राजा हैं जिनको जनता ने चुना था, है ना। जैसे डेमोक्रेसी, जैसे आज के टाइम पे हम लोग इलेक्शन में वोट देके प्रधानमंत्री चुनते हैं, वैसे ही जनता ने इनको चुना था। तो दो नाम कौन से हैं, गोपाल और नंदीवर्मन। अगली बात करें तो पूर्व मध्यकाल तक जो तक्षशिला था, है ना, तक्षशिला आपको पता है कि पाकिस्तान में पड़ रहा है। इसमें पाकिस्तान का जो पंजाब का रीजन है वहाँ तक्षशिला है। तो इसको क्या है, उधर से पता है आपको कि बहुत सारे अरब आक्रमण हुए, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक। तो वो मध्यकाल तक जो है शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया था, क्योंकि पूरा खत्म हो चुका था। अब राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव 736 में किसने डाली थी, दंती दुर्ग ने डाली थी, ठीक है। तो उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था किसने, दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ यानी कि हिरण्य मतलब होता है सोना, है ना, गर्भ से सोना निकल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा दान दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया था, महादान यज्ञ कहा गया था, ठीक। अब प्रतिहार वंश की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया था कि मिहिर भोज जो है सबसे महानतम शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की थी। वैष्णव धर्म इन्होंने स्वीकार किया था। इसके अलावा जो महेंद्र पाल प्रथम है वो भी एक प्रतिहार शासक थे, ठीक है। अब मिहिर भोज के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं जो वहां पर नहीं पता थी, कि ये जो सम्राट रामभद्र और रानी अप्पा के बेटे थे। इनके पिता का नाम क्या था, सम्राट रामभद्र, और माता जो थी उनका नाम था रानी अप्पा। इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और निवासी जो थे, अरब का निवासी था जिसका नाम था अल मसूदी, वो 10वीं शताब्दी में कहाँ आया था, गुजरात आया था। कहाँ आया था, गुजरात आया था। और अपने विवरण में उसने ये जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उनको राज्य को क्या कहा था, राज्य को कहा था अलजुज, और वहां का जो राजा था, राजा को क्या कहा था, बौरा कहा था, ठीक है। लेकिन जब ये आया उस समय जो राजा भोज हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। अब गुर्जर जाति का प्रथम, है ना, गुर्जर जाति के बारे में भी हमने पढ़ा। तो गुर्जर जाति का जो प्रथम उल्लेख मिलता है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश में गुर्जर जाति है, वो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति से मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा विवरण कहाँ मिलता है, तो दूसरा बाण भट्ट की जो रचना है हर्ष चरित्र, इसमें गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला कहाँ मिलता है, एहोल प्रशस्ति में, और दूसरा बाण भट्ट की रचना हर्ष चरित्र में। अब बात करते हैं, एक ग्वालियर अभिलेख इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाग भट्ट प्रथम, आपको पता ही है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक था। इसको स्थापना के लिए जाना जाता है। इसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, ठीक है, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था, ठीक है। यानी कि इधर से जो अरब लोग आक्रमण कर रहे थे उसको नागभट्ट प्रथम ने हरा दिया था अरबों को। इसीलिए कहा जाता है कि नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की सुरक्षा की थी, ठीक। अब ये जो कन्नौज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कन्नौज आप देखेंगे कि जो भारत का पूरा मैप था वो इधर जो थे, इधर तुम्हारे राष्ट्रकूट थे, इधर तुम्हारे गुर्जर प्रतिहार थे, और इधर तुम्हारा पाल वंश था। तो ये 3 राज्य थे और बीच में था कन्नौज। कन्नौज के अन्य नाम मिलते हैं, जैसे कहा जाता है कि महोदया किसको कहा गया, तो ये कन्नौज का दूसरा नाम है। या महोदय श्री किसको कहा गया, तो ये भी कन्नौज का ही दूसरा नाम है। तो ये 3 तरफ से लड़ाई हो रही थी कन्नौज के लिए, जिसमें कौन जीतता है, गुर्जर प्रतिहार शासक जीतते हैं, राष्ट्रकूट और पाल शासक जो हैं वो हार जाते हैं ओवरऑल, है ना। ऐसा नहीं कि राष्ट्रकूट शासक जीते नहीं,
राष्ट्रकूट, कई राष्ट्रकूट शासक ऐसे थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार के शासकों को हराया भी था, जो कि हम अभी नीचे देखेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार शासक, हालांकि लिस्ट हमने ऊपर भी देखी थी, नागभट्ट प्रथम, वस्त्रराज, नागभट्ट द्वितीय, मेहरभोज, महेंद्रपाल, महीपाल और राज्यपाल, ये इतने लोग थे। अब जो गोविंद थर्ड थे, गोविंद थर्ड ये कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे, है ना। राष्ट्रकूट ये महाराष्ट्र के एरिया में थे। अब शासक जो महाराष्ट्र के शासक जो ध्रुव थे, उनका बेटा था ये गोविंद थर्ड। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ये जो नागभट्ट द्वितीय है, इसको किसने पराजित किया? गोविंद थर्ड ने, ठीक है। और जो ध्रुव है उसने किसको पराजित किया था? उसने वत्सराज को पराजित किया था। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब थोड़ा आगे देखते हैं, कुछ राजधानी को देख लेते हैं। जैसे महोदय श्री हमने अभी आपको बताया किसको कहा जाता है? कन्नौज को महोदया भी बोला जाता है। ऐसे ही महोत्सव नगर किसका नाम था? महोबा का नाम था। कोल या कोयल किसको कहा जाता था? अलीगढ़ को कहा जाता था। अलबरूनी की बात करते हैं तो अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना है वो थी किताब उल हिंद। इसी में इसने कहा था कि जो कलचुरी शासक हैं गांगेयदेव विक्रमादित्य और उनकी राजधानी जो है वो त्रिपुरी है। इन चीज़ों का उल्लेख जो है हमें कहाँ मिलता है? किताब उल हिंद में मिलता है। अब कुछ जगह हैं, राज्य पूछ लेता है कि कहाँ पर है, तो बोधगया कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? बुंदेलखंड में पड़ता है। सिरड़ी जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है। नासिक आपको पता ही है महाराष्ट्र में पड़ता है। और तिरुपति कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है अरघट्टा। अरघट्टा पूछा जाता है कि किसके लिए प्रयोग होता था, ये शब्द का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। तो मध्यकाल में जो जमीन सींचने के लिए एक जो मशीन टाइप है ना, जैसे पानी, जैसे आज के टाइम पे क्या है? बोरिंग है ना, बोरिंग है या नलकूप जिनको बोलते हो, है ना, क्या है? नलकूप। तो वैसे ही जो पुराने टाइम पे थे उनको कहते थे अरघट्टा या अरघट्ट, ठीक है। किस लिए प्रयोग होते थे? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग होते थे। अच्छा, सुल्तान जैनुल आबदीन की बात कर लेते हैं। तो ये भारत में कहाँ? कश्मीर का शासक था। इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वो आप इतनी डिटेल में जान जाएंगे। देखो, जैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकबर की तरह सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी धर्मों के लिए श्रद्धा रखता था, पहला पॉइंट। इसका जो वास्तविक नाम था वो था शाही खां। क्या नाम था? शाही खां। और ये 1420 में जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर, है ना, जजिया कर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी ने समाप्त किया तो उसका नाम था सुल्तान जैनुल आबदीन, ठीक। तो ऐसा करने वाला ये कैसा? प्रथम शासक था। कैसा शासक था? प्रथम शासक था। और इसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया था, है ना। जो हमारी सरकारें चिल्लाती रहती हैं, जो आज तक नहीं कर पाई, इसने कर दिया था ना। भले ही मुस्लिम था लेकिन गो हत्या को इसने क्या कर दिया था? निषिद्ध कर दिया था। इसके समय में महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी, कौन कौन सी रचनाएं? महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी, इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। अब बात कर लेते हैं कर्नाट वंश की, ठीक है। ये छोटे छोटे वंश हैं। तो कर्नाट वंश का जो शासन है 1097 से 1324 ईस्वी तक रहा। कहाँ पर रहा? तो ये जैसे ऊपर का दक्षिणी नेपाल का एरिया हो गया, नीचे उत्तरी बिहार हो गया, तो यहाँ का बीच के जो क्षेत्र था, यहाँ पर कर्नाट वंश का शासन था। इस कर्नाट वंश किसने स्थापना की थी? तो नान्यदेव ने इसकी स्थापना की थी। 1097 से 1147 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग 50 साल शासन किया इन्होंने जो राजधानी है सिमरावगढ़ को बनाया था। सिमरावगढ़ भी नेपाल में ही पड़ता है। इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो कर्नाट वंश से यहीं से मेन क्वेश्चन बनता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो जो कर्नाट शासकों का युग था उसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका जो अंतिम शासक था वो हरिसिंह देव या हरिसिंह था, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुरुशपाल शिलालेख की, जो कि हमें कहाँ से मिला है? छत्तीसगढ़ से, गढ़ के बस्तर जिले के कुरुशपाल गांव से मिला है। ये एक चालुक्य शासक के बारे में बताते हैं, जो सोमेश्वर फर्स्ट का क्या है? शिलालेख है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 39 पंक्तियां हैं और इसमें सोमेश्वर ने जो गांव का दान किया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। बहुत सारा कंटेंट है, मुझे पता है कि आपको ये पढ़ने में, याद करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसके नोट्स बना लीजिए, 2-3 बार वीडियो लेक्चर को समझ लीजिए, तो आपको किसी भी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते हैं तो आप
कर ले जाएंगे। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।